हेलो इंडिया, मैं हूं रवीश और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ निधा अहमद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज से संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद को आज संबोधित करेंगी। तो बड़ी खबर और अहम खबर की आज से संसद का बजट सत्र जो है उसका आगाज होने जा रहा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद को आज संबोधित करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। जैसे कि परंपरा रही है कि बजट सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो भी पेश किया जाता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह कि इस सरकार का अगर पूर्णकालिक बजट कहा जाए तो यह आखिरी बजट होगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, वोट ऑन अकाउंट आएगा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया जाएगा। उससे पहले आज, क्योंकि बजट सत्र शुरू हो रहा है संसद का, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी। केंद्र सरकार आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण जो है वो चलेगा और 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं होगी और 13 मार्च से 6 अप्रैल तक दूसरे चरण की शुरुआत होगी। यानी 66 दिनों में सत्र के दौरान 27 बैठकें भी होंगी। संसदीय स्थायी समितियां अनुदान की मांगों की समीक्षा करेगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। और 1 फरवरी को वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट को पेश करेंगी। दूसरे चरण में वित्त विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी। विधेयकों को दोनों सदन से पास कराया जाएगा। सरकार कर सकती है कई अहम घोषणाएं और सरकार का बड़ा फोकस बजट को पारित कराने को लेकर रहेगा या मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट बजट रहेगा, अगले साल वोट ऑन अकाउंट आएगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर। इस बजट में सरकार कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है। तो सबकी नजरें बजट पर है। तो आपको बता दें कि बजट सत्र 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगी बजट सत्र और असम परिषद विधेयक जो है 2013, कई विधेयकों को भी इस दौरान हरी झंडी जो है वो मिलेगी। आपको बता दें कि दरअसल असम विधान परिषद विधेयक 2013, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधित कानून, इसके अलावा विधेयक 2013 और 79वां संशोधन विधेयक, 1992 विधेयकों के लिए छोटा परिवार मानदंड, ये तमाम वो चीजें हैं, कई विधेयक हैं जिनको हरी झंडी इस दौरान मिल सकती है। जी हाँ, दिल्ली किराया जो कि संशोधन विधेयक है वो भी 1997 वो भी यहाँ पे लाया जाएगा। अब देखते हैं उसमें क्या चर्चा होती है। विधेयक 2013 जो है रोजगार कार्यालय को लेकर भी जो रिक्तियां हैं, जो अनिवार्य रिक्तियां हैं, जो कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज हैं, उनको फिल करने का वो विधेयक आएगा। संशोधन विधेयक 2013, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, ये भी बहुत समय से लंबित है, इसको भी लाया जाएगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार विधेयक, ये भी यहां पे प्रस्तावित है, जिसको इस बजट सत्र में पेश किया जाएगा। और नगर पालिकाओं के जो प्राविधान हैं, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, उसको किया जाएगा। ये सारे तमाम विधेयक हमने आपको बताए। साथ ही साथ राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2 विधान परिषद विधेयक आएंगे, एक असम का आएगा, एक राजस्थान का आएगा। इस बजट सत्र में 26 विधेयक राज्यसभा में और 9 लोकसभा में लंबित हैं। बाल विवाह निषेध, ये भी संशोधन विधेयक है, इसको भी यहाँ पे पेश किया जाएगा। बिजली के संशोधन विधेयक है, उसको भी लाया जाएगा। ये तमाम विधेयक हमने आपको बताया जो बहुत समय से लंबित हैं, इस बजट सत्र में उसको लाया जाएगा। चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। आम बजट को लेकर जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। गृहिणियों का मानना है कि महंगाई से जो है किचन का बजट जो है वो बिगड़ चुका है। घरेलू गैस की बढ़ती कीमत से सारा बजट बिगड़ गया है। सरकार को आम जनता को राहत देनी चाहिए। देश के आम बजट को लेकर आम जनता को सरकार से काफी उम्मीद है। खासकर घर का किचन चलाने वाली गृहिणियों को उम्मीद है कि इस बार बजट में महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी, ताकि वो अपनी घर गृहस्थी को सही से चला सकें। निदा, आप क्या सोचती हैं? बहुत ज्यादा उम्मीद है गृहिणियों को है। बिल्कुल, और शायद आपने ये सवाल मुझसे इसलिए किया कि आप क्या सोचती है, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी, मैं भी घर चलाती हूँ। दरअसल देखिए, सब लोगों का यही मानना है कि लगातार घरेलू गैस की जो बढ़ती कीमत की वजह से किचन का बजट बिगड़ गया है और वहीं लगातार खाद्य पदार्थों की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, जिससे घर का बजट पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है। ऐसे में सरकार को आम जनता को तो राहत देनी ही चाहिए, साथ ही साथ उन तमाम बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए आम जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से। उम्मीदें इसलिए भी रविश, क्योंकि ये मोदी सरकार के इस वाले कार्यकाल का आखिरी बजट है, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, अगले साल भी कई जगह विधानसभा चुनाव भी है। तो ये बजट जो है आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। हर चीज़ की दाम बढ़ गई है, दूध हो, सब्जी हो। अभी तो किचन संभालने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले थोड़ा पैसा लेके जाते थे, झोला भर सब्जी लाते थे, लेकिन आजकल पैसा भर, झोला भर के पैसा जाता है, सब्जी कुछ नहीं आ पाता है। अभी का जो महंगाई है
उस महंगाई से हम ग्रामीण की महिलाएं पूरी तरह से त्रस्त हैं, क्योंकि शुरू जब हम लोग को सिलेंडर गैस था उसमें 300 में हम लोग गैस भर लेते थे, आराम से हमारी किचन की रानियां हम हुआ करते थे। पर आज ऐसी सरकार ने लालच हम गृहिणी को दे चुके हैं, सम्मान की जगह में अपमान कर रहे हैं हमारी और हमारी किचन को। सारे खाद्य पदार्थ का रेट बढ़ा हुआ है, गैस का रेट बढ़ा हुआ है, और इससे अगर थोड़ा सा उबर कर हम लोग कोशिश करते हैं, फिर टैक्स जो है इनकम टैक्स है वो बढ़ा हुआ है, तो सब मिला जुला के कर सकते हैं कि बजट थोड़ा इस बार अच्छा आए। उम्मीद करेंगे इस बार का बजट में हम लोग का किचन सुचारू रूप से पहले के तरह अपने तौर तरीका से हम लोग चला पाएँ। तो आम बजट को लेकर क्या है महिलाओं की राय, महिलाएं क्या सोचती हैं वो आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और अहम खबर का। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद ईएमआई इंटरेस्ट में इजाफा जो है वो हुआ है, आम लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। ऑनलाइन पेमेंट से फायदा मिल रहा है और इस पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। तो कोरोना काल के बाद बैंक के ईएमआई के जो इंटरेस्ट थे उसमें इजाफा हुआ है, जिसका आम लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। रवीश जी हाँ, और आम लोगों का कहना है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हुई है उसी तरह से आम जनता की इनकम में भी बढ़ोतरी के रास्ते जो हैं वो तलाशने की जरूरत है। वहीं ऑनलाइन पेमेंट से फायदा तो जरूर मिल रहा है, लेकिन इसके लिए वसूले जा रहे हैं अतिरिक्त शुल्क मिडिल क्लास के पॉकेट को खाली भी किया जा रहा है। इस पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है और इसमें कमी लाने की भी जरूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब से कोरोना काल आया है देश की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है। रोज़गार तो बुरी तरह ठप हो चुका है लोगों का, ऊपर से अगर ईएमआई का चार्ज और बढ़ा दिया जाए तो इसलिए गरीब का क्या हाल होगा। जिस तरह से बढ़ता है तो उसमें आम पब्लिक के ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जब होता है और सरकार उसको नीति निर्धारण करती है, उसमें एक तरह का टैक्स जोड़ती है, जिससे पब्लिक को जो है उस टैक्स को पब्लिक के ऊपर डाला जाता है और कलेक्शन किया जाता है, जो कि सीधे पब्लिक का कहीं ना कहीं वो चूल्हे से कटता है। गरीब तबके के लोगों पर बोझ डाला गया है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोक लुभावन बातें करती हैं केंद्र सरकार और गरीबों पर हर तरह का बोझ डाला जा रहा है। एक तो बेरोजगार हैं, दूसरा महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, और चौथा में आपका ये जो इंटरेस्ट सूद का बोझ डाला गया है। ईएमआई में कमी होना चाहिए, सूद में कमी होना चाहिए, ताकि आम जनता के पॉकेट में पैसा आ सके, काम कर सके और देश का विकास हो सके। चलिए, ये आपने लोगों की राय सुनी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। आज झांकियों का पुरस्कार वितरण समारोह है। दोपहर 3:30 बजे ये पुरस्कार वितरण समारोह किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड पर झांकियां निकलती है और उन झांकियों को फिर सम्मानित भी किया जाता है। उत्तराखंड की झांकी जो थी, मानस खंड को प्रथम स्थान मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज झांकियों को पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार वितरण समारोह 3:30 बजे होगा। रिपब्लिक डे के दौरान जो भी झांकियां निकलती हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। उत्तराखंड की जो झांकी थी मानस खंड, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। बिल्कुल, तो उत्तराखंड की झांकी का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। रवीश खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और रवीश इसलिए और ज्यादा उसको खुश होकर के बता रहे थे कि उत्तराखंड ने बाजी मार ली है इसमें। बता दें आपको, उत्तराखंड की झांकी ने इतिहास दरअसल बना दिया है, क्योंकि उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को पहला स्थान जो है वो मिला है। और बताएं आपको कि कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी ने इतिहास बनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है और साथ ही साथ कहा कि पुराणों में केदारखंड और कुमाऊं का मानस खंड के रूप में वर्णन जो है वो किया गया है। जी हाँ, अगर झांकी को भी आप देखेंगे तो इस तरीके से बनाई गई थी। केदार धाम के भी वहां पे आप दर्शन कर सकते थे। सारी जो झांकी होती है उसमें एक रेप्लिका बनाने की कोशिश होती है, प्रदेश की संस्कृति को बताने की कोशिश होती है, उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको बताने की कोशिश होती है। और स्कंद पुराण और मानस खंड के बारे में से बताया गया था। मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना भी महत्वपूर्ण पहल है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि मानस खंड झांकी का जो सुझाव उन्हें दिया गया था वो काफी अच्छा रहा और वो झांकी का जो हमने देखा रिपब्लिक डे में, उसको काफी लोगों ने पसंद किया, काफी सराहना की उसकी और उसको नंबर 1 प्राइज जो है वो दिया।
जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि खास क्यों था, झांकी जो थी वो खास क्यों थी मानसखंड? तो दरअसल उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क है और बारहसिंगा, पशु, कस्तूरी मृग और गोरल और मोर का जो दीदार था वो उत्तराखंड के प्रसिद्ध पक्षी घुघुती, तीतर, चकोर, मोनाल भी उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपड़ कला को इसमें, इन तमाम चीजों को इसमें प्रदर्शित किया गया था और यही वजह थी कि ये झांकी अपने आप में बहुत खास हो गई थी। झांकी के अगर आगे के और पीछे की हम बात करें तो उत्तराखंड का नाम भी एपड़ कला से ही वहां पर लिखा गया था रवि, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। जी हाँ, जागेश्वर धाम का मंदिर घनघोर देवदार के वृक्षों के बीच झांकी बनाई गई थी और ये आप झांकी यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे कि उत्तराखंड के जो पशु पक्षी हैं जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं। मोनाल जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोनाल नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम के दर्शन थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया था और साथ में जो प्रस्तुति दे रहे थे ये कलाकारों की जो प्रस्तुति थी ये भी बहुत अद्भुत थी, ये भी बहुत जो थी शानदार थी। और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड की झांकी जो कि रिपब्लिक डे पर निकाली गई थी और इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बताने की आसाराम से जुड़ी बड़ी खबर, गुजरात कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहरा दिया है। गांधीनगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रेप मामले में दरअसल आसाराम को दोषी ठहराया गया है और आज सजा का ऐलान होगा। जी, आज सजा का ऐलान होगा। गुजरात कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहरा दिया है। रेप का ये मामला था जो कि आसाराम के ऊपर लगा हुआ था और गांधीनगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। रेप मामले में आसाराम को दोषी ठहरा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात के गांधीनगर कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज सजा का ऐलान होगा। तो सजा के ऐलान के लिए एक अलग दिन मुकर्रर किया जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कोर्ट में कि जो आरोपी है वो दोषी है या नहीं है। दोषी मान लिया गया है आसाराम को, रेप का उनके ऊपर आरोप था, उसमें दोषी मान लिया गया। अब उनको सजा जो है वो सुनाई जाएगी। तो कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। दरअसल आपको बता दें कि सूरत की 2 बहनों से रेप की खबर जो थी वो सामने आई थी और साल था 2013। साल 2013 में नारायण साईं और आसाराम पर दुष्कर्म के आरोप जो थे वो लगे थे। पीड़िता की छोटी बहन ने अपनी शिकायत में कहा कि नारायण साईं ने कई बार, एक बार नहीं कई बार रेप किया। जी, आसाराम के आश्रम में दुष्कर्म हुआ था। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि 7 लोग और थे, उनको बरी कर दिया गया। अब आसाराम की जो उम्र है वो 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। 10 साल से जोधपुर जेल में बंद है आसाराम, लेकिन अब उनको सजा सुनाई जाएगी क्योंकि उनको दोषी मान लिया गया है रेप के केस में। बिल्कुल, तो कल दोषी करार दिया गया उन्हें और आज सजा का ऐलान होगा। तो आज अहम दिन है आसाराम के लिए। जी हाँ, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्नाटक से बड़ी खबर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। येदियुरप्पा ने बड़ा ऐलान किया, राजनीति से संन्यास लेने की 30 जनवरी को उन्होंने घोषणा की, यानी कि कल उन्होंने घोषणा कर दी और घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 30 जनवरी को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े नेता हैं कर्नाटक बीजेपी के और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी का बड़ा फोकस है कर्नाटक के ऊपर। साउथ में पहला ऐसा राज्य था जहां उनकी सरकार बनी थी। अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वो भी 2 बार दौरा कर चुके हैं हाल के कुछ दिनों में। ऐसे में येदियुरप्पा का संन्यास लेना बीजेपी के लिए बड़े सोचने की बात हो जाएगी। बड़े कद्दावर नेता हैं वहां। बिल्कुल, तो येदियुरप्पा बीजेपी के, जैसे कि मेरे सहयोगी रविश बता रहे हैं आपको लगातार, कि कद्दावर नेता हैं और अच्छी खासी अपनी पैठ जो है वो रखते हैं। लेकिन येदियुरप्पा बीजेपी के केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। संन्यास का ऐलान करने के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राजनीति में बने रहेंगे। यानी येदियुरप्पा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे और भविष्य में उनकी कोई चुनाव लड़ने की भी योजना नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अभी 80 साल का हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही कहा कि वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और अब उनका एकमात्र जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो है राज्य में बीजेपी सरकार को सत्ता में वापस लाना। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने पहले घोषणा की थी कि विजेंद्र शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर अंतिम फैसला लेगी। उनकी इस घोषणा से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तो ये जरूर कह दिया कि राजनीति से वो संन्यास ले रहे हैं, यानी कि सक्रिय राजनीति जिसे कह सकते हैं। जो चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका कहना है कि मिशन 2024 में कदम ताल करेंगे बीजेपी के साथ और बीजेपी को जिताने की उनकी पूरी कोशिश होगी। और येदियुरप्पा का काफी होल्ड है अगर कर्नाटक की बात की जाए, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा में NH 34 पर बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 39 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में NH 34 पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सुबह सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 39 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं।
अनियंत्रित बस सड़क किनारे सूखी नदी में पलट गई, घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को रेस्क्यू कर उनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में NH34 जो है वहां पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 39 लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। अनियंत्रित बस जो थी सड़क किनारे सूखी नदी में ये बस पलट गई, 2 लोगों की इसमें जान चली गई, 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, फिलहाल घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, लेकिन 39 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बस जो थी वो बेकाबू हो गई, अनियंत्रित होकर के सूखी नदी में बस जो थी वो पलट गई। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही, तेज रफ्तार वजह रही, क्या रही वजह अभी तक साफ नहीं हुई, लेकिन बेकाबू रफ्तार का कहर पश्चिम बंगाल के मालदा में NH34 पर देखने को मिला है, जहां पर एक बस इस हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार का आने वाला बजट गरीब कल्याण को समर्पित होगा, बड़ा बयान दिया है बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने। कई योजनाओं को लेकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है भारत, गुर्जर समाज को बीजेपी का आशीर्वाद मिलेगा। तो बड़ा बयान यहां पे सामने आया है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कई योजनाओं को लेकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत बढ़ रहा है, गुर्जर समाज को बीजेपी का आशीर्वाद मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। और ये जो बजट होगा ये गरीब कल्याण को समर्पित होगा, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का यह बयान है। और इधर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। आंदोलन के दौरान कई लोगों की हालत भी गंभीर हो चुकी है। सरकारी महकमे ने कोई खबर अभी तक नहीं ली है। JMM विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार पर निशाना साधते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। झारखंड अनुबंध पारा चिकित्सक नियमितीकरण को लेकर पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं। उनका यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है। इस आंदोलन के दौरान उनके कई साथी अस्पताल तक पहुंच चुके हैं और कुछ ICU में भी एडमिट हैं, लेकिन अब तक सरकारी महकमे की ओर से इनकी सुध नहीं दी गई है। दूसरी तरफ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने उनके आंदोलन में पहुंचकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर्स ने आक्रोश जाहिर किया, आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनकी बातों पर गंभीरता से विचार करें। अरे भैया ऐसा है तो मुख्यमंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे, मंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे। जब आउटसोर्सिंग में सारा चीज हो रहा है तो मुख्यमंत्री भी रहे आउटसोर्सिंग में, मंत्री भी रहे आउटसोर्सिंग में। अरे भैया ऐसा है तो मुख्यमंत्री भी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1932 खतियान विधेयक को वापस लिया गया है। जी हां, राज्यपाल रमेश बैस ने इसे वापस लिया है। विधेयक वापस करने हेमंत सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया है। 1932 खतियान विधेयक को वापस लिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इसको वापस लिया गया है। नीति के विधेयक को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने वापस ले लिया है। राज्य सरकार के इस विधेयक को वापस करने से हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले पर सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने आ गए। बता दें कि सत्ताधारी दल कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी के एजेंडे को सफल बनाने के लिए राज्यपाल काम कर रहे हैं और जो जनता की डिमांड से जुड़े विधेयक को वापस करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को वापस किया गया, ठीक उसी तरह मॉब लिंचिंग विधेयक को भी राज्यपाल ने वापस कर दिया था। ऐसे में अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है राज्यपाल की आपत्तियों का निराकरण कैसे कर पाती है। बीजेपी का यह भी मानना है कि ऐसे विधायक को लाना चाहिए जिससे राज्य के हर तबके को फायदा मिल सके। 1932 खतियान विधेयक को राज्यपाल ने वापस कर दिया है। संविधान के हिसाब से देखें तो राज्यपाल विधेयक को वापस कर सकते हैं और उनको अगर लगता है कि इसमें कुछ चीज जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है, सजेशन जरूर दे सकते हैं सरकार को। अब हेमंत सोरेन सरकार पर ये डिपेंड करेगा कि राज्यपाल के जो सजेशन उनको कैसे देखते हैं। तो राज्यपाल रमेश बैस ने इसको वापस कर दिया विधेयक को। विधेयक वापस करने से हेमंत सरकार को बड़ा झटका लग गया है। पास कराया था उन्होंने विधेयक, लेकिन राज्यपाल ने वापस कर दिया है इसको।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाबूलाल मरांडी जो कि बड़े नेता है झारखंड के, उन्होंने हेमंत सरकार को सुझाव दिया है और उनका कहना है कि स्थानीयता विधेयक में राज्यपाल की आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। यह मामला झारखंड वासियों के हित से जुड़ा है। बीजेपी नेता, विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि स्थानीय से संबंधित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और ये मामला दरअसल झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के हिस्से जुड़ा हुआ है, ये भी कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए इसमें बार बार राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में झारखंड की धरती पर ही जो भी फैसला लेना है बोले। राज्य सरकार को फेंका फेंकी की राजनीति बंद कर अपने संविधान और सम्मत अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए। राज्य सरकार को नीति बनाने का पूरा अधिकार है। और आज G20 वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक होनी है। आपको बता दें कि नरेंद्र तोमर और पशुपति पारस ने उद्घाटन किया। किसानों के सहयोग में नहीं आएगी कोई कमी, ये आश्वासन देते हुए नजर आए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। तो पंजाब के चंडीगढ़ में भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन हुआ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों को दी जा रही मदद को कम नहीं किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कामों की तारीफ की। तो G20 वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक है। नरेंद्र तोमर और पशुपति पारस ने इसका उद्घाटन किया। किसानों के सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी, नरेंद्र तोमर ये कह रहे हैं। किसानों के सहयोग के लिए नरेंद्र तोमर का पहले से ही ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। G20 वित्तीय संरचना कार्यक्रम समूह की बैठक हो रही है। नरेंद्र तोमर, पशुपति पारस ने इसका उद्घाटन किया। और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं बिहार से। बिहार के नालंदा में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान राइस मिल का उद्घाटन करने जिले में पहुंचे थे, जिस दौरान जिला के प्रभारी नंदलाल पासवान, प्रखंड के प्रमुख मनोज पासवान समेत कई कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया। और जिसके बाद पासवान ने भी अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। तो बड़ी खबर, अहम खबर, एलजेपी के कार्यकर्ता उद्घाटन करते हुए नजर आए चिराग पासवान का। और आप देखिए कैसे जब चिराग पासवान वहां पर पहुंचे तो जो कार्यकर्ता थे वो अति उत्साहित हो गए चिराग पासवान का, उन्होंने फूल माला से भव्य स्वागत किया है। और देखिए चिराग पासवान की भी अगर निदा बात की जाए तो वो भी एक राजनीतिक सरजमी को तलाशने के लिए जो है वहां पे अब संघर्ष कर रहे हैं। बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए, उनके पिता बहुत बड़े नेता थे, रामविलास पासवान। तो चिराग पासवान को आपने देखा जब वो पहुंचे थे वहां पे उद्घाटन करने, तो फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। और बिहार की राजनीति में अगर उन्हें पैर जमाने हैं तो चिराग पासवान को अभी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।